बच्चों को आवाज अच्छे से आ रही है, तो आपको भी आवाज अच्छे से आनी चाहिए। फिर नाउ लेट अस डिस्कस इट फर्दर मोर। मैं कुछ सवाल आज सॉल्व करूंगा, बहुत सारे सवाल सॉल्व करूंगा, है ना। तो जैसे मान लो मेरे पास 2 मोल अमोनिया है और ये दे रहा है ऑब्वियसली N2 + 3H2। अब वो कह रहा है कि 500 ml का वेसल है जिसमें ये लिया हुआ है और 1 मोल अमोनिया और 2 मोल ऑफ अमोनिया वाज इंट्रोड्यूस्ड। इनिशियली टाइम t बराबर 0 पे 2 मोल लिया गया अमोनिया को और जो वॉल्यूम था वेसल का वो था 500 ml विच इज इक्वल टू 0.5 लीटर्स। ऑब्वियसली ये 0 ही 0 रहा होगा और टाइम t बराबर t इक्विलिब्रियम पर अमोनिया बचा 1 मोल, मतलब 1 मोल गया। 1 मोल बचा मतलब 1 मोल गया, ऑब्वियस सी बात है ना। 2 - x = 1, सो 1 मोल गया। अब इसका 1 मोल यदि गया तो इसका कितना बना, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो इसका आधा। और इसका कितना होगा 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, तो इसका 3/2। ये तो है मोल्स। तो कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम है 0.5, 0.5 बाई 0.5 एंड दिस इज 1.5 बाई 0.5। करेक्ट है बेटा। तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3। अब उसने क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है व्हाट इज के। तो के की वैल्यू, मतलब मैं यहाँ पर केसी की वैल्यू उसको बता रहा हूँ, वो हो जाएगी 3 और वो हो जाएगी, इधर मैंने निशान लगा दिया, 1 की पावर 1, 3 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/4। क्या सबको सवाल आ गया बेटा समझ में? सवाल में क्या था, अमोनिया लिया था 500 ml के वेसल के अंदर, 2 मोल अमोनिया लिया था, टाइम t बराबर 0 पे। जिस समय इक्विलिब्रियम आया अमोनिया का 1 ही मोल बचा। तो यदि अमोनिया का 1 मोल बचा मतलब 1 मोल गया। ठीक है बेटा। तो ये एक सिंपल सा सवाल था जो कि सभी बच्चों को आना चाहिए और सरल सा ही सवाल है, इसमें कोई दिक्कत की बात है सच नहीं है। ठीक है बेटा, चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल कराता हूँ। H2 4.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन हीटेड इन अ सील्ड 10 लीटर वेसल। चलो भाई, तो H2 और I2 लिया गया है, उसने HI बनाया होगा ऑब्वियसली, और इसका भी 4.5 मोल लिया है और इसका भी 4.5 मोल लिया है। इसका 0 हो जाएगा इनिशियली टाइम t बराबर 0 पे और जो वॉल्यूम है वेसल का वो है 10 लीटर्स। ठीक है, आगे इंफॉर्मेशन देता है एट इक्विलिब्रियम 1.25 मोल ईच ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन आर लेफ्ट बिहाइंड। मतलब 1.25 मोल H2 और I2 का बचा है। तो यदि 1.25 मोल बचा है तो इसका 1.25 मोल बचा मतलब गया कितना। तो गया कितना यदि पता लगाना हो तो मैं लिख सकता हूँ ना, 4.5 माइनस x इज इक्वल्स टू 1.25। therefore x is equals to 4.50 minus 1.25। कोई भी गणित में इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एंड दिस विल कम आउट टू बी 3.25। सो दिस इज 3.25 यहां से गया है। बचा कितना है 1.25, 1.25 और गया कितना है 3.25। जब इसका 1 मोल जाता है इसके 2 मोल बनते हैं, मतलब इसका 6.5 मोल बनेगा। क्या आप इस बात से एग्रीड हो कि नहीं? एग्रीड हो ना। वो दो भाषा दे सकता है, इतने मोल गए, या ये भी बोल सकता है इतने बचे। आपको ये पता लगाना है कि इसके जब 1.25 मोल बचे तो इसके गए 3.25, तो इसके 3.25 गए मतलब 3.25 बाई 1 इंटू 2 इसके 6.5 बने। अब ये तो क्या है, ये तो है बेटा मोल्स। लेकिन आपको क्या पता लगाना है, आपको पता लगाना है कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा 1.25 बाई 10। अच्छा, उसका तो कोई रोल ही नहीं है वॉल्यूम का, क्योंकि डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है तो वॉल्यूम तो हटा ही दो, उसका कोई रोल नहीं है, आखिरकार वो कट जाएगा डायरेक्टली केसी। और केसी बराबर केपी भी होगा, तो चाहे कुछ भी निकालो, केसी निकालो केपी निकालो, बात एक ही आनी है। दिस विल बिकम 6.5 इंटू 6.5 अपॉन 1.25 इंटू 1.25 बराबर जो आंसर आ जाए वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सभी को कंसेप्ट क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या इस सवाल में यदि हो तो आप बता सकते हैं। एकदम ही सरल सवाल था। तो पार्ट 2 डिवाइडेड बाय 1.25 तो पार्ट 2 दिस कम्स आउट विद 27.04। तो ऐसा कोई आंसर मेरे पास यहाँ पर
है ही नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ है? उसने सवाल में क्या एट इक्विलिब्रियम 3 मोल, अच्छा उस ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने बेटा जो सवाल लिया था उसमें 3 मोल बचे थे, मैंने अब 1.25 मोल बचे हैं, दूसरे सवाल से वैल्यू उतार ली, इस सवाल का यही आंसर सही। ठीक है बेटा, मॉड्यूल में जो सवाल दिया है ना उसने क्या बोला था, उस सवाल में उसने बोला था कि एट द एंड 3 मोल ऑफ HI वाज फाउंड, 3 मोल HI का बना, ठीक है ना। और मैंने क्या किया, मैंने कुछ गड़बड़ घोटाला कर दिया, नेक्स्ट सवाल से कितना बचा वो निकाल लिया। खैर नया सवाल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इस सवाल का आंसर यही होगा। किसी को कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दिक्कत इसमें होनी तो नहीं चाहिए। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है 1.5 मोल each of hydrogen and iodine were placed in a seal tube 10 liter container and 1.25 मोल of hydrogen and iodine was left behind, the equilibrium constant Kc for the reaction is। कर लोगे बेटा, कर लोगे बेटा। H2 है और I2 है और 2HI दिया है, इनिशियली 1.5 दिया है, 1.5 दिया है, ये ऑब्वियसली टकलू दिया हुआ, वॉल्यूम लेने की जरूरत नहीं है। 10 लीटर उसने दिया है लेकिन हमें कोई एट इक्विलिब्रियम 1.25 मोल ईच ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन वाज लेफ्ट। बोल रहा है इसका 1.25, इसका 1.25 बचा है, तो इसका मतलब गया कितना है, 0.25 गया है, मतलब ये 0.5 बना होगा, और ये बचा कितना 1.25, ये कितना बचा 1.25। करेक्ट है बेटा, इतनी बात आना बोलना पड़ेगा बच्चों। इसी सवाल की वैल्यू मैंने टोप ली थी, जस्ट इसके ऊपर ही वाला सवाल दिया हुआ है, बस आपको के निकालना है, के सी के पी दोनों बराबर आने हैं, ये 0.5 का स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 1.25 इंटू 1.25, जो आंसर आ जाए एग्जामिनर को बता देना यही आंसर है। ठीक है बेटा, इसका अगला सवाल है वो मैं आपको क्लास में करा चुका हूं, एक बार और करा देता हूं। 2AB gives me 2A plus B2। इनिशियली इसका प्रेशर 500 mm Hg है, तो ऑब्वियसली इसका जीरो होगा, इसका जीरो होगा, और बोल रहा है पी टोटल फाइनली कितना है 625 है। तो जब इनिशियल प्रेशर दिया हुआ आपको पार्शियल प्रेशर, तो मैंने बोला इसी को मोल मान के, जैसे मोल के लिए करते हो वैसे इसके लिए कर दो। सो दिस बिकम्स 500 माइनस, आप चाहो तो 2p लिख लो, यदि ये 2p लिखा तो ये भी 2p होगा, और ये क्या होगा, ये p होगा। आप चाहो तो p लिख लो, जो भी लिखोगे आंसर आपका सेम आएगा। आप चाहो तो p लिख के कर लोगे तो भी आंसर सेम आएगा। आप चाहो x लिख के कर लो, लेकिन x वहां पे आपको ये मानना है इसका कितना प्रेशर गिरा है, तो भी आंसर सेम आएगा। तो 2p क्या है, इसका प्रेशर कितना गिरा है, इसका 2p गिरा तो इसका 2p गिरा, तो इसका p बना। अब टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, 2p में से 2p कटा, तो 500 प्लस p बराबर हो जाएगा 625, तो p बराबर हो जाएगा 125। करेक्ट है, उसने ये शायद पूछा था, ये आखिरी में kp की वैल्यू यदि पूछी है तो आप निकाल सकते हो। ये 250 बचा, ये 250 बना, और ये 125, 250 250 को मार देगा, स्क्वायरिंग दोनों की 125 बचेगा, तो आखिरकार kp बराबर 125 आएगा। ये सवाल एग्जैक्ट में क्लास के अंदर आपको करा चुका हूं इसी चैप्टर में, याद है सब लोगों को? हाँ, अब यदि और आगे मैं बढ़ूं आपसे बात करूं तो ऐसा बोलता है कि सिस टू पेंटीन गिव्स ट्रांस टू पेंटीन। अच्छा, ये बोल रहा है सिस टू पेंटीन गिव्स अस ट्रांस टू पेंटीन, ठीक है। Above equilibrium, the value of standard free energy change at 400 Kelvin is। अच्छा, ये फ्री एनर्जी चेंज आपको दे दिया है तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि फ्री एनर्जी चेंज तो अभी आपने किया ही नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं। इफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एट 400 इज माइनस 3.67 किलोजूल पर मोल, इफ एक्सेस ऑफ ट्रांस टू पेंटीन इज एडेड टू द सिस्टम, देन क्या होगा? ट्रांस टू पेंटीन को ऐड करेंगे तो बैकवर्ड जाएगा, अभी आप इतना ही सीख लो, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि डेल्टा जी अभी आपने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। एक सवाल ऐसे ही आपसे पूछता हूँ कि NaNO3 is heated in a closed vessel, O2 is liberated and NaNO2 is left behind at equilibrium। अच्छा, ये कर सकते हो आप। NaNO3 था आपके पास और इसने टूट के बनाया NaNO2 प्लस हाफ O2, करेक्ट है, एक वेसल के अंदर ही बंद था, ठीक है बेटा। अब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, इक्विलिब्रियम पे हमने NaNO2 मिलाया, बताओ क्या फर्क पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे? रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, या कहीं भी नहीं जाएगी, जैसी थी वैसी ही रहेगी। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ था, ये सॉलिड है बेटा और ये भी सॉलिड है और ये गैस है। क्या NaNO2 के बनाने से एक्टिव मास बदलेगा बेटा? क्या NaNO2 के जोड़ने से एक्टिव मास बदलेगा? नहीं बदलेगा, दैट विल रिमेन द सेम, दैट विल रिमेन वन ओनली। तो एक्टिव मास तो बदला ही नहीं,
तो जब एक्टिव मास नहीं बदला तो रिएक्शन ना इधर जा रही ना उधर जा रही, जहां थी वहीं रहेगी, तो इट विल रिमेन वेयर इट वाज। क्लियर है बेटा इतनी बात? सो नो अफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ, मतलब नो अफेक्ट एज फार एज द रिएक्शन इज कंसर्न, ना वो आगे जाएगी ना वो पीछे जाएगी। क्लियर है बेटा इतनी बात? अच्छा, यदि NaNO3 ऐड किया तो रिएक्शन कहाँ जाएगी बेटा? यदि NaNO3 ऐड किया तो क्या होगा? तो फॉरवर्ड बैकवर्ड या फिर वही रहेगी, या वही रहेगी, वही रहेगी, क्योंकि ये भी सॉलिड है। क्योंकि ये सॉलिड है तो इसलिए एक्टिव मास अगेन चेंज नहीं होगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी। बेटा एक्टिव मास चेंज करने पर, कंसंट्रेशन चेंज करने पर रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड जाती है। समझ गए बात को? यदि कंसंट्रेशन चेंज ना किया जाए तो रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड थोड़ी ना जाएगी, क्योंकि एक्टिव मास रिमेन्स दी सेम। करेक्ट है? यदि O2 को आपने ऐड किया तो रिएक्शन कहां जाएगी? O2 को ऐड किया तो बैकवर्ड जाएगी। व्हाट विल हैपन टू कंसंट्रेशन ऑफ NaNO2 इन दैट केस? What will happen to concentration of NaNO2 in that case? That will remain the same. बेटा कंसंट्रेशन क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि सॉलिड है, एक्टिव मास 1 ही रहेगा, डेंसिटी थोड़ी ना बदलेगी सॉलिड की। What will happen to mass of NaNO2? What will happen to mass of NaNO2? It will decrease. It will decrease. कंसंट्रेशन सेम रहेगा लेकिन मास डिक्रीज होगा। इसका कंसंट्रेशन सेम रहेगा लेकिन मास इंक्रीज होगा बाय एडिशन ऑफ O2। और जब इक्विलिब्रियम एक बार फिर से रीएस्टैब्लिश होगा तो O2 का पार्शियल प्रेशर पहले की तुलना में क्या होगा? ज्यादा, कम के सेम? जब एक बार फिर से इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश होगा तो O2 का क्या होगा? पार्शियल प्रेशर पहले की तुलना में, पहले की तुलना में सेम ही रहेगा। आप प्लीज ध्यान से पढ़ाई करो, लेक्चर्स को रिवाइज करो, वरना आपका कचरा होना तय है। ये सारी बात मैं आपको क्लास के अंदर पढ़ा चुका हूं। टीचर पढ़ा सकता है, समझा सकता है, याद आपको करना है समझने के बाद। समझ गए आप मेरी बात को? क्लियर थी बात सबको? बेटा केपी की वैल्यू थोड़ी ना चेंज होगी। केपी बराबर किसके यहाँ पे? केपी बराबर ओनली डिपेंडिंग अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की पावर हाफ। यदि आपने वापस इसमें O2 मिलाया तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, लेकिन पार्शियल प्रेशर उतना ही हो जाएगा जितना पहले था। क्यों? क्योंकि यदि पार्शियल प्रेशर चेंज हुआ तो केपी चेंज हो जाएगा, और आपको पता है केपी नहीं बदलना क्योंकि टेम्परेचर नहीं बदला गया है, मतलब पार्शियल प्रेशर वही आएगा। सर वाई मास विल डिक्रीज, क्योंकि नित्या जब ये इससे रिएक्ट करेगा, ये इससे रिएक्ट करेगा तो ये कंज्यूम होगा ना बेटा, तो इसका मास डिक्रीज होगा और इसका मास इंक्रीज होगा, पर कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? शुभम खंडेलवाल फालतू क्वेश्चन पूछना बंद कर दो, ठीक है? समझ गई ना बात को? दैट इज इट। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं बात करूं तो, अच्छा, if reaction N2 plus O2 forms NO is favorable if, ओके बेटा एक बात आपको मैंने बताई नहीं है, हालांकि ये चैप्टर सही नहीं है बात बताने के लिए, लेकिन फिर भी इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। N2 के साथ यदि ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है तो इट इज अ ऑक्सीडेशन, इट इज ए ऑक्सीडेशन। शुभम, इफ यू आर शुभम ओनली, स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप टॉकिंग, कंसंट्रेट ऑन व्हाट आई एम टीचिंग। क्लियर है ना? N2 plus O2 gives us 2NO, N2 plus O2 gives us 2NO। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, आप मेरे को डिस्टर्ब करते हो, डोंट डिस्टर्ब। N2 plus O2 gives you 2NO, करेक्ट इतनी बात? तो क्या हुआ? नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया? NO बनाया। दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और दुनिया भर की ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। दुनिया भर की ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, सिवाय N2 और F2 के। तो N2 का जो ऑक्सीडेशन होता है, N2 का जो ऑक्सीडेशन है यहाँ पर, दिस इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस। N2 और F2 इन दो चीजों को छोड़ दो, इसके अलावा सबका ऑक्सीडेशन जो होता है वो क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन। सॉरी, ऑक्सीडेशन बोल रहा हूँ बार बार, और मैं बार बार सोच रहा हूँ कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। कंबस्शन, नॉट ऑक्सीडेशन, कंबस्शन। आई टेक माई वर्ड्स बैक, कंबस्शन। कंबस्शन O2 की प्रेजेंस में होता है। तो ये O2 की प्रेजेंस में कंबस्शन जो होता है, जैसे आपसे किसी ने बोला CH4 plus O2 gives you CO2 plus H2O, रिएक्शन एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? CH4 plus O2 gives you CO2 plus H2O, रिएक्शन एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक, क्योंकि O2 के साथ जब किसी चीज की रिएक्शन कर रहे हो उसको अपन कंबस्शन रिएक्शन बोलते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? क्लियर थी बात? हालांकि इतना सिंपलिस्टिक नहीं है, लेकिन फिलहाल आप समझ लो इस बात को, ऐसे ही मान लो, इसमें आपको आपके फिलहाल के क्वेश्चन बन जाएंगे, जैसे सब्जेक्ट पढ़ोगे एक्सपीरियंस होता जाएगा तो आप चीजों को समझते जाओगे। O2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो उसको अपन बोल रहे हैं कंबस्शन। सुना तो होगा 9th 10th में आप लोगों ने कंबस्शन,
सुना है ना। तो O2 की प्रेजेंस में जब रिएक्ट कर रहे हैं तो उसको लिए हम क्या बोल रहे हैं, कंबस्शन बोल रहे हैं। तो जो कंबस्शन होगा उसमें डेल्टा H की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है, या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, सिवाय किसके, N2 प्लस O2 के। अच्छा, इसके लिए डेल्टा H क्या होगा बेटा, इसका डेल्टा H होगा पॉजिटिव। एक्चुअली क्या होता है, नेगेटिव होता है, मतलब नॉर्मली क्या होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन N2 और F2 के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। करेक्ट है। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, ये न्यू कन्वेंशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ओल्ड कन्वेंशन में क्या करते थे, ऐसे लिखते थे, N2 प्लस O2 प्लस हीट गिव्स अस NO। थर्मोडायनेमिक्स में आता है ये। इसका मतलब ये हुआ N2 O2 लगा और हीट लगी, मतलब हीट को खाया है इस रिएक्शन ने, मतलब ये भी एंडोथर्मिक को दिखाने का तरीका है, मतलब ये भी एंडोथर्मिक को दिखाने का तरीका। आजकल ऐसे नहीं दिखाते, आजकल लिखते हैं डेल्टा H बराबर पॉजिटिव, मतलब एंडोथर्मिक। लेकिन ओल्ड कन्वेंशन ये है कि ऐसे लिखते थे वो N2 प्लस O2 प्लस हीट बराबर 2NO। इसका मतलब कि प्रोडक्ट में हीट लिखा है तो एनर्जी निकली है, उसका मतलब ये है कि X ने Y के साथ रिएक्ट करके Z बनाया प्लस हीट बनाया तो हीट रिलीज हुई है। यदि प्लस करके हीट लिखी आखिरी में तो मतलब यदि वो यहां पर लिख देता A2 प्लस O2 गिव्स अस AO2 प्लस हीट, तो इसका मतलब ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक था, क्योंकि डेल्टा H यहां पर आता नेगेटिव। इसका मतलब A2 ने O2 के साथ रिएक्ट किया, AO बनाया और साथ में हीट को इवॉल्व किया, सो इसका डेल्टा H नेगेटिव होता। तो आप रीड कर लोगे ना जब रिएक्शन ऐसे आएगी कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। यदि रिएक्टेंट साइड में हीट लिखी है प्लस में तो वो एंडोथर्मिक है, और प्रोडक्ट साइड में हीट लिखी है तो वो एक्सोथर्मिक है। करेक्ट है बेटा। अब ये सवाल आपसे बन जाएगा जो NO वाला है, वो बोल रहा है कि यदि हम NO बनाना चाहते हैं ज्यादा तो उसके लिए क्या स्टेप फेवरेबल होगा। यदि हम NO बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या स्टेप फेवरेबल होगा, जल्दी से बोलो। तो नंबर 1, ठीक है बेटा, यदि हम NO बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या स्टेप फेवरेबल होगा। नंबर 1 समझना, नंबर 1 ये प्रेशर बढ़ा दें। बताओ प्रेशर बढ़ाने पे क्या रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाएगी बेटा, प्रेशर बढ़ाने पे क्या रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाएगी, नहीं, प्रेशर बढ़ाने पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा Ng की वैल्यू तो 0 है। प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उस दिशा में जाती है जहां नंबर ऑफ मोल कम होते हैं, लेकिन यहाँ तो डेल्टा Ng की वैल्यू 0 है तो कहीं नहीं जाएगी, है ना। तो प्रेशर का तो रोल ही नहीं है तो टेम्परेचर का रोल है। अब टेम्परेचर इंक्रीज करें कि डिक्रीज करें टू ऑब्टेन मोर NO, इंक्रीज करें, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाएगी। आई होप सो सब बच्चों को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा। अब चलो, बोलता है 2A प्लस बी गिव्स मी C प्लस 362 किलो कैलोरी हीट। बताओ ये रिएक्शन जो है व्हेन कंबस्शन एंड व्हेन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर गिव्स द हाईएस्ट यील्ड ऑफ C, व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर गिव्स हाईएस्ट यील्ड ऑफ C। आप तो ये बताओ, प्रेशर ज्यादा हो तो C ज्यादा मिलेगा, टेम्परेचर ज्यादा हो तो C ज्यादा मिलेगा। सबसे पहले प्रेशर को डिस्कस करते हैं, सब गैसेस। सबसे पहले प्रेशर को डिस्कस करते हैं, प्रेशर बड़ा हो कि छोटा हो, टू ऑब्टेन मोर C। प्रेशर बड़ा हो कि छोटा हो, टू ऑब्टेन मोर C। प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन C की तरफ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो प्रेशर बढ़ाओ। अब बचा टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएं कि घटाएं, टू ऑब्टेन मोर C। कम करो, क्योंकि प्लस 360 लिखा है, मतलब डेल्टा H क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक प्रोसेस टेम्परेचर कम करने पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। आई होप सो सब बच्चों को बात समझ में आ गई है ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी से कंसर्न एक क्वेश्चन लेते हैं। A gives AA BB प्लस CC डेल्टा H बराबर -X किलो कैलोरी बोल रहा है if high pressure and low temperature are favorable conditions for formation of product in the above reaction, then यदि यदि हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर इज फेवरेबल, क्या क्या फेवरेबल है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, तो बताओ A इज ग्रेटर देन B प्लस C और A इज लेस देन B प्लस C और A इज इक्वल टू B प्लस C,
बताओ बेटा कौन सा संबंध सही है? ए इज ग्रेटर देन बी प्लस सी, ए इज लेस देन, बताओ। देखो हाई प्रेशर पे ज्यादा हो रही है रिएक्शन, मतलब बी प्लस सी कम है बेटा, ए ज्यादा है, ए ज्यादा है, बी प्लस सी कम होना चाहिए, तभी हाई प्रेशर पे फॉरवर्ड जाएगी। तो फर्स्ट इज दी करेक्ट आंसर। ऐसा आंसर आप लोगों ने भी दिया था, जो कि करेक्ट बात हुई। तो आई होप सो कि आप लोग कुछ कुछ सब्जेक्ट को समझ रहे हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसको समझने में, है ना। एक और अच्छा क्वेश्चन मुझे यहाँ दिख रहा है, मैं उसको भी इसी बोर्ड पे सॉल्व कर देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास रिएक्शन है PCl5 गिव्स मी PCl3 प्लस Cl2, करेक्ट है बेटा। अब इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब इक्विलिब्रियम क्या है, टू सिस्टम COCl2 आर साइमल्टेनियसली वेसल सम CO, ओके ठीक है। दो सिस्टम साइमल्टेनियसली एक ही वेसल में चल रहे हैं, ये फॉस्फीन गैस को भी तोड़ रहा है CO प्लस Cl2, करेक्ट है बेटा। एक ही सिस्टम के अंदर ये दो रिएक्शंस चल रही है, दिख रहा है सब लोगों को क्लियरली दिख रहा है, एक ही सिस्टम के अंदर ये दो रिएक्शंस चल रही हैं। PCl3 गिव PCl5 गिव PCl3 प्लस Cl2, सब गैस है, ये भी सब गैस है, फॉस्फीन COCl2 गिव यू CO प्लस Cl2। अब मान लो किसी ने क्या किया, इसमें CO बाहर से मिलाया, बताओ PCl5 के डिकम्पोजिशन पे क्या फर्क पड़ेगा। मान लो किसी ने बाहर से कार्बन मोनोऑक्साइड मिलाया, बताओ PCl5 के डिकम्पोजिशन पर क्या असर पड़ेगा, बता सकते हो, बता सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, सोच समझ के जवाब देना। ओके चलो अब मैं बताता हूं, आप सब लोगों ने सोच लिया। देखो जैसे ही आप CO मिलाओगे ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, जल्दी बोलो बेटा। जैसे ही CO मिलाओगे ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, जल्दी बोलो बेटा, बैकवर्ड जाएगी। तो Cl2 का कंसंट्रेशन गिरेगा, क्योंकि Cl2 तो वेसल में कॉमन होगी बेटा, एक ही वेसल में रिएक्शन हो रही है ना, तो कोई CO ढूंढ ढूंढ के तो Cl से रिएक्शन करेगा नहीं। तुम कहां से आए हो, PCl5 के टूटने से आए हो, तो COCl2 वो तो किसी से भी रिएक्ट कर जाएगा जो भी मिलेगा, तो Cl2 का कंसंट्रेशन नीचे गिरेगा। इक्विलिब्रियम तो पहले वाले पे था ना, पहले वाले कंसंट्रेशन पर था। तो अब आप सोचो कि जैसे ही Cl2 का कंसंट्रेशन गिरा, उसको रिएक्शन बढ़ाने की कोशिश करेगी, आना बोलना पड़ेगा, उसको रिएक्शन बढ़ाने की कोशिश करेगी, और बढ़ाएगी कैसे, PCl5 को डिकम्पोज करके। देयरफॉर PCl5 का डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा, उसकी मात्रा गिर जाएगी। कुछ बच्चे इसको सोच पाए थे, जो कि अच्छी बात है, यदि इस तरीके से सोच पाए थे। समझे कि नहीं समझे बात को बेटा। वेसल के अंदर Cl2 तो कॉमन है बेटा, वो PCl3 के साथ रिएक्ट करे चाहे CO के साथ रिएक्ट करे, जैसे ही ओवरऑल कंसंट्रेशन गिरा वैसे ही रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चालू हो जाएगी। मतलब जैसे ही CO मिलाया ये रिएक्शन बैकवर्ड गई, तो Cl2 ओवरऑल गिरेगा, तो उसको बढ़ाने की रिएक्शन कोशिश करेगी, और बढ़ाने का एक ही तरीका है PCl5 को तोड़ दिया जाए। तो रिएक्शन ऑफ PCl5 विल मूव इन, मुझे समझ में नहीं आया, श्रेया वापस से ध्यान से सुन बेटा। ये CO तुमने बाहर से मिलाया बच्चे, जैसे ही तुमने CO बाहर से मिलाया ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, बोलो हाउ। तो ओवरऑल कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 विल डिक्रीज, ओवरऑल कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 विल डिक्रीज। अब रिएक्शन कोशिश ये करेगी कि Cl2 के कंसंट्रेशन को बढ़ाए। याद करो इक्विलिब्रियम पे किए गए कोई भी डिस्टर्बेंस को रिएक्शन पलटने की कोशिश करती है, तो उसको कैसे पलटेगी, Cl2 को और बढ़ाएगी। कैसे बढ़ाएगी, एक ही सोर्स है, PCl5 को तोड़ के Cl2 बनाओ। श्रेया आ गया समझ में, अंडरस्टूड, ठीक, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो इसी के साथ ये कुछ क्वेश्चन हुए, आज मैं क्वेश्चन ही क्वेश्चन आपको कराऊंगा, जिससे कि आपका ये चैप्टर एकदम मजबूत हो जाए। इसके बाद आप मुझ पे इल्जाम नहीं लगा सकते, इसके बाद इल्जाम आप पे जाएगा यदि आपने चैप्टर नहीं कर पाए तो, क्योंकि मैं लगभग आपसे एक ही चैप्टर में 40-50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ तब तक। जब टॉपिक पढ़ा रहा था तो एक एक दो दो करे थे डिस्कस, ठीक है ना। अब इसके बाद जो चैप्टर आ रहा है, उस चैप्टर पे आप साथ साथ ही क्वेश्चन रोज करते जाएंगे 10-20, क्योंकि वो चैप्टर इस चैप्टर से ज्यादा डिफिकल्ट है, समझे। और जिसका आईनिक आ गया, मतलब वो 11th की फिजिकल केमिस्ट्री की डिफिकल्टी लेवल से काफी अच्छे से, मतलब उसने
एकोमोडेट कर लिया है। फिर बचेगा थर्मोडायनेमिक्स और गैसियस स्टेट। ये चैप्टर्स जो होते हैं वो थर्मोडायनेमिक्स और गैसियस स्टेट भी बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, बट वो जनरली आपको बहुत सिंपल आते हैं एग्जाम में, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन होता है चैप्टर, इसलिए उसको अच्छे से पढ़ना और जरूरी है। समझ रहे हो? चल बेटा, इतनी कहानी होने के बाद आगे और मैं आपको पढ़ाता हूं, आगे की कहानी सुनाता हूं। सभी बच्चे कहानी सुनते रहना ध्यान से। देखो, इसके बाद में ये वाला सवाल ले लेते हैं। देखो, ये बोलता है कि PCl5 था मेरे पास और PCl3 प्लस Cl2 मैंने बनाया। रिएक्शन है PCl5 गिव्स मी PCl3 प्लस Cl2। ठीक है ना? कहता है कि ये डिसोसिएशन मतलब एक इक्विलिब्रियम आ गया। सपोज एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय 16 टाइम्स। इक्विलिब्रियम बना हुआ था बेटा, देन वॉल्यूम वाज इंक्रीज्ड बाय 16 टाइम्स। वॉल्यूम वाज इंक्रीज्ड बाय 16 टाइम्स, तो अल्फा की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए ट्रिक भी है मेरे पास, और आप कहो तो कंसेप्ट थोड़ा डिराइव कर दें और उसके बाद में ट्रिक बता देते हैं। ठीक है ना? ट्रिक से 1 सेकंड में सॉल्व हो जाता है कि प्रेशर को 4 गुना करने पे या डबल करने पे क्या फर्क पड़ता है, या वॉल्यूम को डबल करने पे या 4 गुना करने पर क्या फर्क पड़ता है। मैं आपको दोनों बता देता हूँ। ठीक है, देखो, यदि आपने इसके लिए मान लो वो लिखा, क्या कहते हैं उसको, जो भी मतलब एक्सप्रेशन लिखा, तो दिस विल बिकम 1 माइनस x x by v और by v। करेक्ट है बेटा? दिस विल बिकम लाइक दिस। अभी देखा जाए तो kc की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x by v इंटू x by v इंटू 1 माइनस x by v। ठीक है बेटा? अजम्पशन इस सवाल को सॉल्व करते हुए हरदम हमको करना पड़ता है, वरना ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। 1 माइनस एक्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। करेक्ट है बेटा? मतलब डिसोसिएशन बहुत कम हुआ है। 1 माइनस एक्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। ये बिना अजम्पशन की ये सवाल आपसे मैथमेटिकली सॉल्व नहीं होगा। Kc इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वी। आना बोलना पड़ेगा बेटा, आना बोलना पड़ेगा बेटा। एक्स स्क्वायर अपॉन वी हो जाएगा। के तो कांस्टेंट है, तो मैं बोल सकता हूं एक्स स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, वेयर एक्स इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ v। करेक्ट है? वॉल्यूम क्या किया उसने? वॉल्यूम को क्या किया उसने? 16 टाइम्स। तो मैं फॉर्मूला लिख दूंगा x स्क्वायर x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर। x1 स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा? x1 स्क्वायर ही लिख देता हूं। v1 की जगह v1 लिख दिया, v1 स्क्वायर लिख दिया। इधर लिखता हूं x2 स्क्वायर और v2 की जगह 4v1 का स्क्वायर। 4v1 का स्क्वायर कितना है? 16 टाइम्स किया है, 16 टाइम्स किया। ओ, ये स्क्वायर नहीं होगा, ये तो v1 ही होगा ना, सॉरी। एक्स स्क्वायर अपॉन v1 होगा, मैंने गलती की, यहाँ स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर नहीं होगा। ये 4, ये कितना हो गया? 16 टाइम्स किया, ये 16 हो गया। करेक्ट है? तो v1 ने हमारा v1 को, तो x2 का स्क्वायर बराबर होगा 16x1 का स्क्वायर, तो x2 बराबर होगा 4x1। ये तो था तरीका, मेथड कि कैसे हमको करना है। पर ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि आप इस पूरे में ऐसे लिख लो कि हाउ मेनी टाइम्स दैट इंक्रीजेस, तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, या x लिख देता हूं, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जहां पे x है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर डेल्टा एन जी
बाय सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। करेक्ट है बेटा, हो गया आपका सवाल सॉल्व। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अब सोचो, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ठीक है ना। अब उसने क्या किया, वॉल्यूम को 16 गुना बढ़ाया, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगा, वी, डेल्टा एन की वैल्यू 1, बोलो हाउ, सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट इज 2/2। आ गया बेटा, आपके पास हो जाएगा एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ वी, वी 16 गुना किया तो एक्स 4 गुना हो जाएगा, आना बोलना पड़ेगा। है वही चीज, बस ये इधर आपको ये याद करना है और यहाँ पे मैंने उसको डिराइव कर दिया। ठीक है, अब देखो जो ये आपने इधर रटा है, मैंने एक ही स्टेप में निकाल दिया था यहाँ पे, यदि आपको दिख रहा हो तो केसी लिखा था और एक्स स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी लिख दिया था। ठीक है बेटा, क्लियर थी बात। अब इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर यदि कुछ ऐसे दे दे कि मान लो मेरे पास 2 अमोनिया गिव्स मी N2 + 3H2 है, करेक्ट है। एक वेसल के अंदर ये रिएक्शन हो रही थी, एग्जामिनर ने क्या किया, पी टोटल को 16 टाइम्स कर दिया। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन, पी टोटल को 16 टाइम्स कर दिया, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। तो अब बेटा प्रेशर को 16 टाइम किया है, तो इसका मतलब वॉल्यूम को 16 टाइम कम किया होगा, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, आना बोलना पड़ेगा। मतलब वॉल्यूम को 16 गुना कम किया होगा बेटा, बोलो हाउ, आना बोलना पड़ेगा बेटा। वॉल्यूम को 16 गुना कम किया होगा, तो अब मुझे लिखना पड़ेगा x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर, डेल्टा एन जी कितना है, 2 है, प्रोडक्ट कितना है, 4 है, की पावर हाफ हो गया। सो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर हाफ, और वॉल्यूम कितना हो गया, 1/16 हो गया है। तो डिग्री ऑफ डिफ्यूजन कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिफ्यूजन कितना हो जाएगा, 1/16v, मतलब 1/4 हो जाएगा, जितना पहले था उससे 4 गुना कम हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है, आना बोलना पड़ेगा बेटा, आना बोलना पड़ेगा बेटा। और इसको ली-शैटले सिद्धांत से यदि सोचे तो प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन उस दिशा में जाती है जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, तो बैकवर्ड जाएगी, तो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया कम होगा। जबकि इसको देखें तो वॉल्यूम आपने क्या किया था, वॉल्यूम आपने बढ़ाया था, मतलब प्रेशर आपने क्या किया था, कम किया था। तो प्रेशर कम करने पे रिएक्शन उस दिशा में जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, मतलब डिकम्पोजिशन बढ़ेगा। तो यहाँ डिकम्पोजिशन 4 गुना बढ़ा था, बोलो हाउ। क्लियर कंसेप्ट, क्लियर कंसेप्ट सब लोगों को। तो ये वाला क्वेश्चन आता है तो इसको आप इस तरीके से टैकल कर सकते हो। ये कंसेप्ट है और ये आपका वो रटंत विद्या है, जो अच्छी लगे उसको अपना लेना। ठीक है, चलो इसका बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन तो ये है, सिंपल ही है, जो आप पहले भी कर चुके हो। ए गिव्स मी L + mm, ठीक है। In condition of suddenly volume increase, degree of diffusion is decreased. If volume is suddenly, यदि volume is suddenly increased, degree of diffusion decreases, DOD decreases. तो बताओ क्या संबंध है, A is less than L + m, नंबर 1, नंबर 2 A is more than L + m। आगे के ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है, आप बताएं बेटा। आप समझे बात को, सडनली वॉल्यूम को डिक्रीज किया गया, वॉल्यूम डिक्रीज किया गया मतलब प्रेशर इंक्रीज किया गया, प्रेशर इंक्रीज करने पे डिग्री ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीज हो गया। तो प्रेशर इंक्रीज करने पे डिग्री ऑफ डिफ्यूजन यदि डिक्रीज हुआ तो इसका मतलब वॉल्यूम इज सडनली इंक्रीज। अच्छा सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, वॉल्यूम इज इंक्रीज मतलब प्रेशर इज डिक्रीज। प्रेशर डिक्रीज करने पे डिग्री ऑफ डिफ्यूजन क्या हुआ, कम हो गया। मतलब प्रेशर डिक्रीज करने पर रिएक्शन किस दिशा में जानी चाहिए थी, मतलब उस दिशा में जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे। समझ रहे हो बात को, जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उस दिशा में जाएगी, है ना। अब रिएक्शन क्या हुआ, रिएक्शन किस दिशा में गई, डिग्री ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीजेस, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड गई, मतलब A इज मोर देन L + m। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, A इज मोर देन L + m। तो ये चीज आपको सोचना है ध्यान से, उसके बाद करना है।
गलती होने की संभावना पूरी पूरी है, दूसरा आंसर आ जाएगा। समझो सरल बात है। इसको वॉल्यूम के टर्म में ना सोच के प्रेशर के टर्म में सोचना। वॉल्यूम के टर्म में सोचोगे तो आपसे कचरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप प्रेशर के टर्म में आपने सोचा, वॉल्यूम सडनली इंक्रीज मतलब प्रेशर डिक्रीज। प्रेशर डिक्रीज करने पे क्या होना चाहिए था, रिएक्शन वहां जानी चाहिए थी जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा थे। डिग्री ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीजेस, इसका मतलब रिएक्शन जो है, डिग्री ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीजेस, इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड गई। डीओटी डिक्रीज हो रहा है मतलब रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है। बोलो बेटा, डिसोसिएशन किसका हो रहा है, रिएक्टेंट का हो रहा है ना। डिग्री ऑफ डिसीजन यदि डिक्रीज हो रहा है मतलब रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है मतलब ए इज ग्रेटर देन एल प्लस एम। आ रहा है समझ में, आ रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, अच्छी अच्छी, सुंदर सुंदर, ठीक। PCl5 give me PCl3 plus Cl2, PCl5 give me PCl3 plus Cl2, करेक्ट है। वो कह रहा है The forward reaction at constant temperature and pressure is favored by, यदि मैं इस रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाना चाह रहा हूं कांस्टेंट टेम्परेचर पर, इस रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाना चाह रहा हूं तो बताओ कैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी। नंबर 1, इंट्रोड्यूसिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नंबर 2, इंट्रोड्यूसिंग क्लोरीन गैस at constant volume. Number 3, introducing inert gas at constant pressure. Number 4, increasing volume of container. And number 5, introducing PCl5. Introducing PCl5 at constant volume. At constant volume. समझो बात को। सबसे पहले इंट्रोड्यूसिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है, जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, बैकवर्ड जाती है, कहां जाती है, कहीं नहीं जाती, तो नो अफेक्ट। और इसने पूछा था कि PCl5 का डिकम्पोजिशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना, मतलब PCl5 का डिकम्पोजिशन बढ़ाना है, इससे तो नहीं बढ़ेगा। सेकंड, Cl2 को इंट्रोड्यूस कर दो। यदि Cl2 को इंट्रोड्यूस किया कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो रिएक्शन कहां जाएगी, Cl2 को इंट्रोड्यूस किया तो PCl5 का डिकम्पोजिशन कम हो जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, तो 2 भी नहीं हो सकता। एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे यदि इनर्ट गैस को ऐड करते हैं तो रिएक्शन किस दिशा में जाती है, उस दिशा में जाती है जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं। तो ज्यादा होते हैं तो रिएक्शन इस दिशा में जाएगी, मतलब फॉरवर्ड, मतलब 3 सही है। बोलो हाउ, खाना बोलना पड़ेगा, मतलब 3 सही है। अब इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, यदि वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बढ़ाया तो प्रेशर कम किया, प्रेशर कम किया तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, मतलब फोर्थ ऑप्शन भी सही है। बोलो हाउ। अब आया लास्ट, इंट्रोड्यूसिंग PCl5 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। PCl5 को इंट्रोड्यूस किया गया है कांस्टेंट, तो ये भी फॉरवर्ड जाएगी, तो ये भी हो गया। तो इसके 3, 4, 5 तीनों आंसर सही आंसर है। आ रहा है बेटा समझ में, आ रहा है सब समझ में, है ना। यदि आपने पिछले 8 लेक्चर ईमानदारी से देख लिए हैं तो आपको अब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और कल का डाउट क्लियरिंग भी जिनने अटेंड कर लिया, सोने पे सुहागा। कल भी मैंने आपको 15-16 क्वेश्चन करा दिए थे डाउट क्लियरिंग में। कल की क्लास में मैंने आपको लगभग 20-25 क्वेश्चन कराए थे, आज फिर से इतने ही क्वेश्चन कराए हैं, और अभी तो समय बाकी है, सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे आज, ठीक है ना। चलो बेटा, इसके बाद में आगे की कहानी आती है और वो बोलता है कि कोई रिएक्शन दे रहा है 2NOCl, 2NOCl गैस है, गिव्स मी 2NO plus Cl2, सब गैस है। Kc बोल रहा है इसका, Kc बराबर बोलता है 3 × 10⁻⁻⁶। यूनिट दी है, हमें मतलब नहीं है,
और टेम्परेचर बोलता है इसका 427 डिग्री सेंटीग्रेड। जानना चाहता है केपी की वैल्यू क्या होगी। अरे कोई बात नहीं, वापस आ जाओ। 2NOCl gives me 2NO plus Cl2। Kc की वैल्यू 3 into 10 की पावर -6। क्लियर है बेटा इतनी बात? ठीक है बेटा, अब सुनो। 2NOCl gives me 2NO plus Cl2। Kc की वैल्यू 3 into 10 की पावर -6। ठीक। टेम्परेचर 427 डिग्री सेंटीग्रेड है। टेम्परेचर कितना है? 427 डिग्री सेंटीग्रेड है। हाँ ना बोलना पड़ेगा, वो आपसे केपी की वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या आप मुझे केपी की वैल्यू बता सकते हैं? क्या आप जानते हैं केपी बराबर होता है केसी आर टी की पावर डेल्टा एनजी? बोलो बेटा, केसी आर टी की पावर डेल्टा एनजी होता है। आना बोलना पड़ेगा। केसी की वैल्यू कितनी है बेटा? केसी की वैल्यू है 3 into 10 की पावर -6। आर की वैल्यू कितनी होती है? 0.0821। और टेम्परेचर हरदम केल्विन में लिखना है, तो इसमें 273 प्लस करना पड़ेगा। तो 273 यदि इसमें प्लस करोगे तो 700 आ जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा 700। समझ रहे हो बात को? आर टी, केसी आर टी की पावर डेल्टा एनजी, और डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी है बेटा? 1, क्योंकि ये 2, ये 1 और ये 2 की पावर 1। जो उत्तर आ जाए वो करेक्ट उत्तर आ जाएगा। बोलो चमका, बोलो चमका सब लोग को। यहाँ पे आपको टेम्परेचर भी दिया होता है। कई बार बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर हमें केपी पता है, केसी पता है, और एग्जामिनर ने केपी पूछा है, तो हम डायरेक्टली केपी बराबर केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी क्यों नहीं लगा देते? उन सभी सवालों में आपको टेम्परेचर नहीं पता होता है, इसलिए आप नहीं लगा सकते हो। समझ रहे हो बात को? जैसे आप कभी कभी केसी आसानी से निकाल सकते हो, तो आपके दिमाग में जब मैंने आपको लॉ ऑफ मास एक्शन भी पढ़ाया तो आपको लग रहा होगा सर हर बार केपी भी डिराइव कर रहे हैं, केसी भी डिराइव कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? केसी डिराइव कर लें, आरटी की पावर डेल्टा एनजी से मल्टीप्लाई कर दें, इनका आंसर आ जाएगा। तो ये अलग अलग डेरिवेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सवाल के अंदर टेम्परेचर नहीं दिया होता है। तो क्योंकि टेम्परेचर नहीं दिया है तो आप ये एक्सप्रेशन यूज नहीं कर सकते हो। इस पर्टिकुलर सवाल में टेम्परेचर दिया था, इसलिए हम इस एक्सप्रेशन को यूज कर पाए। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आप नोट कर लें। ठीक है बेटा? तो बच्चों आगे और सवाल करते हैं। ओके बच्चों, तो और सवाल देखते हैं। एक सवाल ऐसे ही, N2+3H2 गिव्स 2 मोल अमोनिया दिया है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन की है, केपी दिया है और केसी पूछा है, कर सकते हो ना? अरे वही है यार, N2+3H2 गिव्स 2 मोल अमोनिया, 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया है, केसी की वैल्यू, केपी की वैल्यू दी है, केसी की पूछी है, कर लोगे ना? सेम फॉर्मूला लगाना है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगाना है। टेम्परेचर यहाँ पे 273 प्लस कर देना 500 में, है ना? बस उतना हो जाएगा, और अपॉन में ले जाना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे केपी दिया है और केसी पूछा है, तो केपी बाई आरटी की पावर डेल्टा एनजी इज इक्वल्स टू केसी हो जाएगा। ठीक, कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात है सच नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं।
ऐसा बोलता है कि FeCl3 रिएक्ट कर रहा है अमोनियम थायोसाइनाइड से NH4SCN। 1 लीटर कंटेनर है, बहुत बढ़िया है, जितने मोल होंगे वही कंसंट्रेशन हो जाएगा। एंड इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स FeSCN होल थ्राइस। ठीक है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स वो बना रहा है। 3.1 मोल ऑफ FeCl3 is taken. 3.1 मोल ऑफ FeCl3 is taken। और रिएक्शन में क्या बना रहा है, तो फिर रिएक्शन ऐसे नहीं लिखनी चाहिए, उसने दी भी आपको रिएक्शन Fe+3 दिया हुआ है, ये ज्यादा अच्छा, नहीं तो बैलेंस नहीं हो पाती। इसका 3.1 मोल लिया है FeCl3 का, मतलब Fe+3 का भी 3.1 मोल हो जाएगा। और अमोनियम थायोसाइनाइड का मोल जो दिया है 3.1 मोल ऑफ 3.2 मोल लिया है, इसका 3.2 मोल लिया है। एट इक्विलिब्रियम 3 मोल ऑफ दिस इज फॉर्म्ड। शुरू में 0 रहा होगा, इक्विलिब्रियम पे ये 3 मोल है ना। जब ये इक्विलिब्रियम पे 3 मोल है तो ये कितना रहा होगा इक्विलिब्रियम पे बेटा, जल्दी बता दो बेटा। यदि ये इक्विलिब्रियम पे 3 मोल है तो ये इक्विलिब्रियम पे कितना रहा होगा बेटा, आना जल्दी से बोल दो भाग्यश्री बच्चे। 0.2 रहा होगा ना बेटा। जब ये 3 मोल इक्विलिब्रियम पे, मतलब इसका 3 गया ना, तभी ना ये 3 बना, तो 0.2 बचा ना बेटा। तो ये 0.2, तो ये 0.1, ये तो मोल्स है, लेकिन हमें तो कंसंट्रेशन चाहिए होता है, तो डिवाइड बाय वॉल्यूम करो, लेकिन वॉल्यूम 1 लीटर दिया है तो मैटर नहीं करता, यही आएगा। अब क्या पूछ रहा है वो, अब हमसे वो केसी पूछ रहा है। आई होप सो सब लोग निकाल सकते हो केसी। केसी विल बी इक्वल टू 3/0.1 इंटू 0.2, जो आंसर आ जाए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप सो किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, सब लोगों को ये सवाल बनना चाहिए। ठीक है बेटा, ऐसा बोल रहा है N2O4 डिकम्पोज किया into 2NO, करेक्ट है। और 1 लीटर फ्लास्क में इसको लिया गया है, इक्विलिब्रियम अटेन हुआ। एट इक्विलिब्रियम द मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इज हाफ। और बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 बराबर कितना है, हाफ है इक्विलिब्रियम पे, 1 लीटर है कंटेनर। बताओ केसी की वैल्यू क्या होगी। अब सोचो बेटा, इनिशियल मोल कितने मान लें बेटा, जब दिए नहीं है तो कितने मान लें, जल्दी बोलो। 1 मान लेते हैं। कितने टूटे, x मोल टूटे, तो इसके कितने बने, इसके x मोल टूटे तो इसके कितने बने, 2x बने। ठीक है बेटा, अब मोल फ्रैक्शन किसका, NO2 किसका, NO का दिया है क्या, एक सेकंड बेटा, लेट मी चेक दैट। मोल फ्रैक्शन किसका दिया है, आइला, अब तो मेरी नजर से ही सवाल हट गया। हाँ ये रहा NO2, अच्छा ये 2NO2 बना है ना, मैं ही यहाँ पे गलत है, 2NO2। NO2 का मोल फ्रैक्शन कितना दिया है, हाफ दिया है। तो क्या मोल फ्रैक्शन की वैल्यू इसकी NO2 की x NO2 बराबर होता है मोल्स ऑफ NO2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। NO2 की मोल्स कितने हैं, 2x है, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 + x है। खाना बोलना पड़ेगा, यदि इनको प्लस कर दोगे 1 - x + 2x, 1 + x होगा। और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, हाफ है। तो क्या आप निकाल सकते हो 2x इज इक्वल टू, ओ सॉरी 4x इज इक्वल टू 1 + x, देयरफॉर 3x इज इक्वल्स टू 1, सो x बराबर 1/3। आना बोलना पड़ेगा बेटा, 1 लीटर का कंटेनर है, केसी आपको निकालना है। तो क्या दुनिया केसी निकाल सकती है, 1 - 1/3 2/3 होगा बेटा, और x कितना है 1/3 है, तो 2 × 1/3 कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। और ये 1 - 1/3, 1 - 1/3, 3 एलसीएम ले लो, 3 आया, -1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2/3। और 2 × 1/3 ये भी कितना हो गया, 2/3। तो क्या केसी की वैल्यू मेरे पास 2/3 × 2/3 इंटू अपॉन में 2/3, 2/3 ने हमारा ये केसी बराबर 2/3 आ जाएगा। कैसा लगा सवाल, बना बना, हल्के हल्के से ट्विस्ट है, बस इस बार मोल फ्रैक्शन दे दिया था, कितना सरल था, आराम से मोल फ्रैक्शन से आप निकाल सकते थे सवाल को, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सरल सरल सिंपल सिंपल बातें यहाँ पर की गई हैंगी। ठीक है बेटा, ओके, आगे बढ़ती और आगे पढ़ती। जैसे
सरल सा सवाल है, बोल रहा है NO है प्लस आधा O2 है और दे रहा है NO2 और यहाँ पर K1 रिवर्सिबिलिटी का साइन है। यहाँ पर बोल रहा है 2NO2 gives me 2NO प्लस O2। इसके लिए K1 दे रहा है, इसके लिए K2 दे रहा है और बोल रहा है K1 और K2 में क्या रिलेशनशिप होगा। आसानी से तुम बता सकते हो, है ना। पहली बात, रिएक्शन को पलटा है, ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो K2 बराबर क्या हो जाएगा, पलटा तो K1 नीचे गया, रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर कर दिया। बोलो बेटा, सबको चमका, सबको चमका। पलटा तो K1 नीचे गया, पुराना वाला नीचे जाएगा और पुराने वाले गंजे पे ही स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेक्चर को देखो, ये ट्रिक मैंने आपको खूब बताई थी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, ओके। फॉर अ रिएक्शन A प्लस बी, एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव C प्लस डी, करेक्ट। बोल रहा है Kc की वैल्यू यहाँ पर रिएक्शन के लिए दे रहा है 9 है और कहता है इफ A and B are taken in equal amount, the amount of C at equilibrium will be equal to how much। A और B को इक्वल अमाउंट में इनिशियली लिया गया था, तो अपन 1 1 मान लेते हैं, टकला टकला मान लेते हैं। तो दिस इज 1 माइनस एक्स, दिस इज 1 माइनस एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स। तो मैं बहुत आसानी के साथ यहाँ पर लिख सकता हूँ Kc बराबर, यहाँ पर आसानी के साथ लिख सकता हूँ Kc बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सो 9 बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। Therefore 3 बराबर x upon 1 minus x। Rest of the things you can do by yourself कि a कितना बचा, c कितना बना। बहुत ही सरल है x की वैल्यू निकालना, ठीक है ना। अब इसमें मेरे लायक कुछ बचा नहीं है, जो भी आ रहा हो वो आपको आंसर मुबारक हो, ठीक है बेटा। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, और मैं पीछे कैसे चला गया था मुझे खुद ही समझ में नहीं आया। ओके चलो, केपी चलो, एक रिएक्शन है N2O4 and that gives me 2NO2। N2O4 gives me 2NO2 और इसके लिए वो Kp बता रहा है 0.66 या 2/3 बोल सकते हैं। Then what equilibrium pressure of N2, what is the equilibrium pressure of N2O4? Total pressure P total is 0.5 atm। जो P total है वो 0.5 atm है। चलो देख लेते हैं, इसका इनिशियल मोल 1 मान लेते हैं, ये x गया, ये 2x बना। मोल फ्रैक्शन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू पी टोटल, इंटू पी टोटल। केपी का एक्सप्रेशन यदि लिखूंगा तो केपी बराबर आ जाएगा मेरे पास इसका स्क्वायर, मतलब 4x स्क्वायर पीटी का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और नीचे ये वाला टर्म आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू पीटी। पीटी ने मारा पीटी, 1 प्लस एक्स ने मार दिया 1 प्लस एक्स। देयरफॉर केपी का एक्सप्रेशन आ जाएगा यहाँ पर 4x स्क्वायर पीटी अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सब लोग एग्रीड होंगे इस बात से। ये 2/3 है बेटा, तो मैं केपी को लिख दूंगा 2/3 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर इंटू पी टोटल शायद 5 दिया है अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको आप सॉल्व कर लोगे क्योंकि एक ही वेरिएबल है इक्वेशन के अंदर, आना बोलना पड़ेगा। सॉल्व कर लोगे 20x स्क्वायर और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको यहाँ लेना, एक ही वेरिएबल इक्वेशन के अंदर आराम से सॉल्व हो जाएगा। जो भी आंसर आ जाए आपको मुबारक हो, वही करेक्ट आंसर होना चाहिए। ये कितना हुआ, 4 5 20 30 60, तो 60x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2, तो 62x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। कुछ तो भी गंदा सा आंसर कैलकुलेट होना चाहिए। मैंने कोई गलती तो नहीं की, पहले मैं देख लूं। 1 माइनस एक्स किया था, 2x किया था, एकदम सही था। 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू पी टोटल किया था, एकदम सही था।
2x अपॉन 1 प्लस एक्स किया था इंटू पी टोटल किया था, एकदम सही था। 4x स्क्वायर पर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर पीटी स्क्वायर 1 माइनस एक्स, ये भी सही लिखा हुआ है, देखने में गंदा दिख रहा था। 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को काट दिया, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आया, ऊपर पीटी आ गया, पीटी की वैल्यू 5 दी है इसने। चेक, कहाँ चला गया सवाल, अरे 5 नहीं दी है, 0.5 दी है, हाँ तभी वो अनाप शनाप टाइप का रहा था। पीटी 0.5 दिया, पीटी 0.5 दिया, 2 हो जाएगा और 2 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 हो गया तो जाएगा 2 माइनस 2x स्क्वायर, उस तरफ जाएगा तो 8x स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा। आई सपोज दैट अब आसानी से आ जाएगा, बोलो बेटा, ठीक है। अब आपका आंसर आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, कैलकुलेशन भी छोटी छोटी हो गई हैंगी, ठीक है, और सवाल भी मुझसे खो गया कि वो कहाँ गया, है ना। तो हो जाएगा बेटा, जल्दी से बोलो बेटा, जल्दी से बोलो, हाँ ना बोलो, जल्दी से मुंह खोलो, क्या आप लोग ये वाले सवाल को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ठीक है बेटा, आ जाएगा आंसर, जस्ट डू दैट। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, जहां तक मैंने सब सही किया हुआ, ठीक है ना। अब आप सॉल्व कर लेना यार, ठीक है ना, जो भी किया है सब सही होगा। ओके, 0.5 सवाल में दिया हुआ है, एक्सरसाइज 3 का सवाल है ये। 0.5 जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 0.5 सवाल में दिया हुआ है। जो आंसर आ जाए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिटा दूं इसको मैं, तरीका समझो, कैलकुलेशंस पे मत जाओ। ओके बेटा, सेटिस्फाइड यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक कंसेप्ट? जल्दी बोलो बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर है कंसेप्ट? ओके, तुम लोगों को सवाल समझ में आ रहे हैं ना? जो आपका लिखे हुए नहीं लेकिन आपको समझ में तो आ रहे हैं ना सवाल? हाँ बिल्कुल। अब इतनी इंपॉर्टेंट क्लास में आधे बच्चे हैं और आधे बच्चे आज क्लास में एब्सेंट है, क्योंकि ये डाउट क्लियरिंग क्लास थी, है ना। तो आप सोचो कितनी सीरियसनेस है बच्चों की, आधा बच्चा एब्सेंट है क्लास के अंदर, मतलब पढ़ाई में कितना सीरियस है बच्चा, इससे समझ में आता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, जिससे आइडिया लगता है सवाल होगा, एंड द क्लास इज एब्सेंट। चलो भाई, और थोड़ी सी ज्ञान प्राप्त करते हैं, आधे भी हैं तो बहुत हैं। अब इसके बाद में सवाल और ले तो, हाँ, फॉर रिएक्शन 2a plus 3b gives 2c, अरे तो सिंपल सिंपल लिटिल स्टार है। और फॉर 2hb which reaction is true? For reaction 2HBr gives H2 plus Br2 which relationship is true? Kc और Kp के बीच में, सिंपल सारा सा सवाल है, आप सबको बन जाएगा। और Kp बराबर Kc, फॉर द रिएक्शन SO2 plus half O2 gives you SO3, Kp बराबर Kc की पावर, घटिया सवाल बन जाएगा। If amount of dilution is 0.5, the value of Kp for the reaction N2O3 gives NO plus NO2 will be, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलमोस्ट सारा का सारा मॉड्यूल मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, ठीक है ना। तो इतना एक्सरसाइज 2, हाँ हाँ हाँ, कुछ सवाल बचे, कुछ सवाल बचे, मैं कराता हूँ, जरा रुको तो, हाँ पोस्ट होगा, डोंट वरी, पोस्ट होगा लेक्चर, डोंट वरी। बड़े बढ़िया सवाल है, एम्स 2017 के सवाल है। देखो, एक सवाल है, A2 gives me 2A गैस, ठीक है, और ये भी गैस है, ठीक है। कह रहा है द टोटल प्रेशर इज 180 एम, पी टोटल बराबर 180 एम। बहुत अच्छा सवाल है। अब बोलता है द A2 वेपर कंटेन 20% बाई वॉल्यूम ऑफ A,
A2 वेपर कंटेन 20% बाई वॉल्यूम ऑफ ए। भाषा का सवाल है, बताओ 20% वॉल्यूम किसका है, ए का है कि A2 का है? ये इसलिए मैंने भाषा आपको एग्जैक्टली लिख दिया, A2 वेपर कंटेन 20% बाई वॉल्यूम ऑफ ए। तो ये 20% किसका है? A2 वेपर कंटेन 20% बाई वॉल्यूम ऑफ ए एटम्स, बाई वॉल्यूम ऑफ ए एटम्स। बताओ 20% किसका है, ए का है कि A2 का है? नहीं नहीं, बस इस सवाल में यही है कि आपसे सोचने में गलती होती है। A2 वेपर कंटेन, A2 वेपर के अंदर मौजूद है 20% बाई वॉल्यूम ऑफ ए एटम्स। इसका मतलब ए एटम का वॉल्यूम 20% है, समझ रहे बात को? 20% बाई वॉल्यूम ऑफ ए एटम्स, ऑफ ए एटम्स। तो इसका मतलब ए एटम का वॉल्यूम है 20%। यदि टेम्परेचर और वॉल्यूम, यदि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स बोल सकता हूं बेटा, आना बोलना पड़ेगा बेटा। तो इसका जो वॉल्यूम हो गया वो 20% हो गया, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया 80%। मतलब इसके मोल यदि 20 तो इसके मोल 80। PV is equals to nRT। टोटल प्रेशर कांस्टेंट है, टोटल प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट होता ही है। तो 20 100, ठीक है। तो ये हो गया क्या, नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। समझ रहे हो बात को बेटा, मैंने आपको बताई थी बात। वॉल्यूम ऑफ अ इंडिविजुअल गैस एट कांस्टेंट एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। क्या सुना तुमने? ये वॉल्यूम कौन सा है? ये वॉल्यूम है इंडिविजुअल गैसेस का, ना कि कंटेनर का। तो वॉल्यूम एक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल गैस is directly proportional to the number of moles of the gas। तो ये 20 तो ये 80। अब मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, ये होगा मोल्स यदि, है ना? तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन विल बिकम इक्वल टू 80/100 टोटल नंबर ऑफ मोल्स 20/100। तो पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा इनटू पी टोटल, और पी टोटल कितना है बेटा, पी टोटल है 1 atm, तो 20/100 into 1 atm, this comes out to be 0.8 and this comes out to be 0.2. So what will be the kp? Kp will be equal to 0.2 into 0.2 upon 0.8 is equal to, ये गया कितनी बार, 4 बार गया, 2 से, ये सही बात है ना, 4 बार चला गया ना, 2 से मारा इसको कितनी बार गया, 2 चौका 8, सही है। और ये आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना है 2 है, 0.05 आ जाएगा शायद, इज इक्वल्स टू केपी। क्लियर है बेटे, कितनी बार, 4×5 = 20 होता है ना बेटा, 0.05 आ जाएगा, हेंस द आंसर इज 0.05। एक और सुंदर अच्छा सा क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, ये भी एम्स का ही क्वेश्चन है 2017 का। देखो, बोलता है एक रिएक्शन हो रही है ए गैस प्लस बी गैस एंड इट गिव्स अस सी गैस, और ये देता है सी गैस, और बोल रहा है इनिशियली 1 मोल ईच ऑफ रिएक्टेंट वाज टेकन इन 2 लीटर कंटेनर। कंटेनर का वॉल्यूम लिया है 2 लीटर, और इनिशियली 1 मोल लिया था, इसका टकलू मोल रहा होगा। एट इक्विलिब्रियम 20% ऑफ ए रिएक्ट्स विद द बी, इक्विलिब्रियम पे 20% ए का बी से रिएक्ट कर गया, तो इसका मतलब 1 - 0.2, 1 - 0.2, और ये कितना हुआ 0.2, आना बोलना पड़ेगा। ये तो मोल्स है, तो कंसंट्रेशन कितना आया होगा 0.8/2, 0.8/2 एंड 0.2/2, क्योंकि वॉल्यूम 2 लीटर है। So this is equals to 0.4, this is equals to 0.4 and this is equals to 0.1। के उसने पूछा है केसी, केसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1 डिवाइडेड बाय 0.4 डिवाइड बाय 0.4, जो आंसर आ जाए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सभी लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा? 0.625 आंसर आ जाएगा। आ गया बेटा सब लोगों को समझ में कंसेप्ट, आना बोलना पड़ेगा। क्लियर है? ये हुआ एक और क्वेश्चन अच्छा 2017 का। एक क्वेश्चन, कल वाले भी क्वेश्चन अच्छे थे, कुछ क्वेश्चन जैसे SrCO3 वाला क्वेश्चन था, आप लोगों को कल आप लोगों ने पूछा था ये वाला क्वेश्चन, कि कंटेनर है जिसके अंदर SrCO3 लिया गया है
और ये टूटा है SRO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इक्विलिब्रियम, ठीक है इसमें। और उसने बोला था Kp जो है वो है 1.6 ATM, 1.6 ATM। और उसने कहा 20 लीटर कंटेनर एट 400 केल्विन कंटेन CO2 एट प्रेशर, और इस समय फिलहाल प्रेशर CO2 का 0.4 ATM है। तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज नाउ डिक्रीज। उसने बोला वॉल्यूम कंटेनर का डिक्रीज किया गया है। बताओ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर व्हेन प्रेशर ऑफ CO2 अटेन मैक्सिमम वैल्यू। सबसे पहले देखें CO2 का मैक्सिमम प्रेशर कितना हो सकता है। तो बेटा आपको पता है Kp बराबर क्या है, PCO2 है, बोलो मानते हो, और Kp 1.6 है, तो मैक्सिमम प्रेशर CO2 का 1.6 जा सकता है। क्यों? क्योंकि अभी 0.4 है, इसका मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है, क्योंकि Kp बराबर PCO2 के नहीं है, तो मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, तो ये 1.6 तक बढ़ेगा, और इससे ज्यादा यदि प्रेशर बढ़ा तो रिएक्शन बैकवर्ड चालू हो जाएगी। तो प्रेशर जो मैक्सिमम बढ़ सकता है वो 1.6 तक ही बढ़ सकता है। बोलो आओ, बोलो आओ। अब बेटा टेम्परेचर एक ही है, वॉल्यूम का कंटेनर का वॉल्यूम एक ही है, तो मैं लिख सकता हूं P1 V1, या टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मैं लिख सकता हूं ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये वॉल्यूम ऑफ द गैस है, P2 V2, करेक्ट है। प्रेशर ऑफ अ इंडिविजुअल गैस इनटू वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पीवीसी को तो एनआरटी होता है ना बेटा। तो किसी गैस के लिए यदि देखें टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो P1 V1 बराबर P2 V2 अपन लिख सकते हैं फॉर कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स। तो P1 V1 बराबर P2 V2, तो P1 कितना था मेरे पास 0.4 था, उस समय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 20 लीटर था। उसने सवाल में बताया था कि जिस समय 0.4 ATM है प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 20 लीटर है, उसको कंप्रेस किया गया है। अब बताओ किस हद तक कंप्रेस कर सकते हैं। तो मैक्सिमम प्रेशर 1.6 हो सकता है, ये वॉल्यूम 20 था, ये 1.6 आया, तो मिनिमम वॉल्यूम कितना हो सकता है। मार दो इसको जितने से भी हो, ये 4 बार जाएगा, 4 से 5 बार जाएगा, V2 बराबर 5 लीटर आ जाएगा। क्या चमका है क्वेश्चन? क्वेश्चन चमका है सब लोग को? बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन है, बढ़िया सुंदर क्वेश्चन है। पहले नीट में अच्छे क्वेश्चन भी आया करते थे। तो आप कहें तो इसको मिटा दूं मैं, आप लोग को यहां तक सबको यदि चमक गया हो तो मैं इसको मिटा देता हूं। बोलो बेटा, एक आध अच्छा क्वेश्चन और भी बचा हुआ है, वो भी कर देता हूँ, समय भी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो उसको अपन अच्छा यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है बेटा, मिटाऊं? जो लोग नहीं आए उनका दुर्भाग्य है, जो लोग फिलहाल मौजूद हैं उनका सौभाग्य है कि उनको इतना अच्छा पूरा चैप्टर क्लियर करने को मिल रहा है। हालांकि ये रिकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि कुछ लोगों की ये भी मजबूरी है कि रक्षाबंधन में वो लोग कहीं कहीं गए हुए हैं, और इस बार कोरोना के चलते बहुत सारी ट्रेजेडी हुई है सबके रिश्तेदारियों में। तो फर्स्ट राखी है, तो वो जो एक तरीके का मतलब रिचुअल है, तो लोग एक दूसरे के घरों पर भी जा रहे हैं। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स। इस बार बहुत नुकसान हुआ लोगों का। आप लोग के लिए अच्छी न्यूज है कि आपकी वैक्सीन आ रही है सितंबर से, मैंने सुना है ऐसा, है ना? आ रही है सितंबर से, बोला है सितंबर से वैक्सीन बच्चों को 12 साल से लेके 18 साल तक के बच्चों को, 17 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगेगी। तो आपके लिए अच्छा है वो, आप 12 साल से तो आप ज्यादा ही हो गए, है ना? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिक्विड न्यूज में था बेटा, मेरे को भी बच्चों ने ही बताया, गिव्स अस वेपर, लिक्विड हमको देता है वेपर, करेक्ट है। अब सुनना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, कौन सा रिलेशन करेक्ट है? समझना बेटा, आप एक बात याद रखो कि आपको याद होगा ln k was equal to डेल्टा h बाई आर, याद है तुम लोगों को, माइनस डेल्टा h बाई आर 1 बाई टी,
एक्चुअली तुम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो ये था ln K2/K1, मैंने बोला था थर्मोडायनेमिक्स में इसका डेरिवेशन है, इज इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन R 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये जो फॉर्मूला आता है वो इसी फॉर्मूले से आता है कि दो अलग अलग टेम्परेचर पे अपन लेते हैं और फिर माइनस कर देते हैं log K2 माइनस log K1, तो वो एक्सप्रेशन आ जाता है। तो ये है बेसिक फॉर्मूला, ठीक है ना, ये बेसिक फॉर्मूला है। अच्छा, इसके लिए यदि K लिखा जाए इस रिएक्शन के लिए, और इस रिएक्शन को मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये है H2O लिक्विड गिव्स मी H2O गैस, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं K इज इक्वल्स टू क्या है, PH2O है, तो मैं K की जगह ln P कर देता हूं, तो माइनस डेल्टा H/R 1/T हो जाएगा। नाउ आई डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, सो d/dt ln P विल बी इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, डेल्टा H/R d/dt, और 1/T को ऊपर ले जाऊंगा, T की पावर -1 कर दूंगा। डिफरेंशिएशन सब लोग को आता ही होगा आप लोग को। सो d/dt ln P, माइनस को सामने ले आओ तो प्लस हो जाएगा, -1 आया प्लस हो गया, अपॉन R हो गया, और इधर एक -1 करना पड़ेगा तो -2 हो जाएगा। या डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं आता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, d/dx x की पावर n, आपको पता होगा, इस n पावर को नीचे ले आते हैं, x करते हैं और ऊपर n-1 लिखते हैं, करेक्ट है बेटा, यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो या क्या होगा, -1 सामने आएगा और एक -1 ऐड होगा तो t की पावर -2 हो जाएगा, और -2 मतलब अपॉन t² हो जाएगा, ये आ गया एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, मैंने बोला ना पहले नीट में भी अच्छे क्वेश्चन आते थे, नीट 2016 का ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। थर्मोडायनेमिक्स की नॉलेज चाहिए, केमिकल इक्विलिब्रियम की नॉलेज चाहिए, इसलिए तब कट ऑफ मार्क्स कम हुआ करता था बेटा, 450 नंबर पे ही सिलेक्शन हो जाते थे, समझे आप मेरी बात को। अब जो है वो 550 भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। रीजन सिंपल है, पेपर की क्वालिटी गिरा दी तो कट ऑफ मार्क्स बढ़ गया। ठीक है बच्चों, क्या सब लोग को मजा आ रहा है, सब लोगों को क्वेश्चन हो रहे हैं सॉल्व। तो जितने भी ट्रिकी क्वेश्चन हो सकते थे मैंने आपको लगभग सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, है ना, लगभग सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। एक आखिरी क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूं, समय हल्का सा बचा हुआ है, नीट 2017 का ही क्वेश्चन है, और वो है N2 + 3H2 एंड दैट गिव्स मी 2 अमोनिया, करेक्ट है। और यहाँ पर ये हो गया K1, फिर मैंने लिखा N2 + O2 गिव्स मी 2 मोल NO, और यहाँ पर हो गया K2, एंड एट लास्ट आई हैव H2 + half O2, obviously it will give me H2O and this will be K3, और मुझे निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन 2 अमोनिया, मुझे निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन 2 अमोनिया गिव्स मी 5/2 O2 प्लस, एक्चुअली हो गई, प्लस 5/2 O2 गिव्स मी 2 NO + 3H2, 2 NO + 3H2O। इस रिएक्शन के लिए K निकालना है इन 3 रिएक्शंस का इस्तेमाल करते हुए। एक बात तो क्लियर है कि पहली रिएक्शन को रिवर्स किया गया है, बोलो बेटा। एक बात तो तय है कि पहली वाली रिएक्शन को इस ऊपर वाले को मिटा देता हूं। इस रिएक्शन को ऑब्टेन करने का क्या तरीका है, पहली रिएक्शन को रिवर्स करो, तो पहली रिएक्शन की 2NH3 गिव्स मी N2 + 3H2, तो ये हो जाएगा 1/K1 इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। N2 जो है वो इधर है और N2 इधर भी है, और N2 N2 से कटा है क्योंकि रिएक्टेंट में N2 नहीं है, तो इसको ऐसा ही लिख देता हूं। तो इस वाली रिएक्शन लिख देता हूं N2 + O2 गिव्स मी 2 NO, N2 N2 को मारेगा 100%। फिर ये 3 है, H2O यहाँ पे 3 है, मतलब ये वाली रिएक्शन 3 से मल्टीप्लाई हुई है, तो इसके लिए K2 ही लिख देता हूं, और ये वाली रिएक्शन कर देता हूं 3H2 + 3/2 O2 एंड दैट गिव्स मी 3H2O। जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो K3 की पावर 3 कर दूंगा बेटा,
आना बोलना पड़ेगा यार। इस रिएक्शन में जो नया के आएगा वो K3 की पावर 3 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई किया। बोलो बेटा, जो नई रिएक्शन का के कैसे निकालते, जो पुराना के था उसके साथ जो भी करते हैं, रिएक्शन को पलटा तो पुराने के को नीचे ले जाओ, रिएक्शन को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो उस कोफिशिएंट को पुराने के की वैल्यू पे चढ़ा दो, रिएक्शन को पलटा भी और मल्टीप्लाई भी किया तो रिएक्शन को पलटा और मल्टीप्लाई किया तो 1 में ले जाओ और टकले पे वो वाला कोफिशिएंट चढ़ा दो। पुराना लेक्चर देखो, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल समेत बताया। अब काटते पीटते हैं, N2 ने हमारा N2 NO होना चाहिए यहाँ पे, हाँ है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं, NO काटने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया 2 अमोनिया, H2 3H2 ने हमारा 3H2 प्लस ये 1.5 और ये 1 मतलब 5/2 हो गया, एंड दैट गिव्स मी 2NO प्लस 3H2O। मिल गई डिजायर्ड रिएक्शन, बस आ गया K। K4 विल बी इक्वल टू K2 K3 क्यूब अपॉन K1, दिस इज K4। चमका। इसी के साथ बेटा लगभग मैंने आपको सारे सवाल जो है यहाँ वहां करा दिए हैं। अब आप खुद करें, इसको बार बार देखें। 9 लेक्चर हो गए हैं, अब आईनी की क्लू हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें आपको पहले बहुत मेहनत करनी है, उसके बाद ही आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। वैष्णवी आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, ये वाला यदि आपको नहीं आया समझ में, आप लेक्चर को ध्यान से देखो, सब समझ में आ जाएगा। बट यू नीड टू वर्क हार्ड योर सेल्फ बेटा। इफ यू थिंक टीचर वर्क्स हार्ड उससे आपका भला हो जाए, नहीं होना है। जस्ट सी दैट वंस अगेन। ठीक है, बाय बाय बच्चों, सी यू बच्चों, टाटा बच्चों। ये वाली ट्रिक मैंने खूब सिखाई थी आप लोगों को, प्लीज सी द पुराना वाले लेक्चर्स। बाय बेटा, राधे राधे, बाय बच्चों, हैप्पी रक्षाबंधन।